नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या गुजरात के साबरमती जेल में बंद, अहमदाबाद के साबरमती जेल में कैद अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई है? या फिर बाबा की हत्या के पीछे खेल बहुत बड़ा है और गैंगस्टर लॉरेंस, डॉन लॉरेंस बिश्नोई सियासत की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा है, राजनीति की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा है। और लॉरेंस अगर एक मोहरा है, देश की मौजूदा राजनीति की बिसात पर एक मोहरा है, तो फिर लॉरेंस के पीछे असली ताकत किसकी है, असली पावर किसकी है लॉरेंस के पीछे? क्योंकि क्या वजह है कि एक गैंगस्टर लगातार देश में एक के बाद एक सनसनीखेज हत्याएं करता जा रहा है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हत्याएं कर रहा है। और देश की एजेंसियां, देश की पुलिस उसके गिरोह का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। सच्चाई है कि अगर आप दाऊद इब्राहिम के गिरोह को देखें या छोटा राजन गिरोह को देखें या उत्तर प्रदेश बिहार के गिरोह को देखें, तो सारे के सारे गिरोह, जी हां, मैं सच बोल रहा हूं, डी कंपनी बौनी है जितनी ताकत इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 700 से ज्यादा, मोर देन 700 प्लस एक प्राइवेट कंपनी में जितने कर्मचारी नहीं होते, उससे ज्यादा शूटर हैं, शार्प शूटर हैं लॉरेंस बिश्नोई के। और वो असलहे हैं, AK-96, जिग्ना जैसी पिस्तौलें जो बैन हैं, जो पैरामिलिट्री के पास नहीं, उस तरह के असलहे और फायर पावर इस गिरोह के पास है, लॉरेंस के पास है। और सबसे बड़ी बात कि इस गिरोह के ऑपरेटर्स, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में, कोई जर्मनी में, इंटरनेशनल कनेक्शन है। सवाल इस बात का है कि फिर भी इस गैंग का कोई कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा? कौन सी ताकत है इसके पीछे? नए डॉन देश के लॉरेंस बिश्नोई आप लोगों के निशाने पे है लगातार। पैसा लॉरेंस पैसा जो बात सोच रखी, अब तो उसके पीछे चलेंगे पूरा। तुम्हारे के सर। दोस्तों, मुंबई में जिस तरह से दशहरे की शाम वहाँ के 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई, भीड़ के अंदर हत्या हुई, उसकी सारी परतें एक एक करके मैं खोलूँगा। यकीन मानिए, सारी परतें खोलूँगा। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन शूटर थे, किस तरह से हायर किया गया, और असली मकसद, व्हाट वाज द रियल ऑब्जेक्टिव, इस हत्या के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या ये एक पॉलिटिकल किलिंग है? क्या ये एक राजनीतिक किलिंग है? नंबर 1। और नंबर 2, इसका मकसद क्या था? आर्थिक राजधानी पर छा जाना, बॉलीवुड को तहस नहस कर देना। मोटिव क्या था, इस पर मैं आऊँगा। और सबसे बड़ी बात, एक पुलिस अधिकारी से मैं आज ये पूछने जा रहा हूं कि अगर जिस ईमेल की धमकी मिली थी, जिस ईमेल पर धमकी दी गई थी बाबा सिद्दीकी को, अगर उस पर टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो जाता, जो लॉरेंस की धमकी थी, जो ईमेल पर धमकी आई थी बाबा सिद्दीकी को, अगर उस पर समय पर सुरक्षा मिल जाती, एक सिपाही ना होता, 3-4 सिपाही होते बंदूकधारी, तो क्या बाबा सिद्दीकी आज जिंदा होते? क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या नहीं की जाती? बिग क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं आपको साल भर पीछे ले जाना चाहता हूं, बल्कि यूं कहें 1.5 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। अप्रैल 2023, तारीख नोट करिए, अप्रैल 2023, महीना था अप्रैल, साल था 2023, बीती साल की बात है। और इस साल सबसे बड़ा घटनाक्रम एक होता है लॉरेंस के गैंग को लेकर। लॉरेंस तिहाड़ में बंद होता है, और तिहाड़ को, जैसा आप जानते हैं, हिंदुस्तान का सबसे महफूज, सबसे सुरक्षा वाला जेल है, प्रिजन है। उस प्रिजन से निकालकर सोचिए किस स्टेट की पुलिस ले गई? गुजरात की ATS ले जाती है एक ड्रग केस में। वो दिल्ली आती है, और दिल्ली से लॉरेंस बिश्नोई को, जी हाँ, इस देश के सबसे बड़े डॉन, सबसे ज़्यादा फायर पावर, पॉलिटिकल किलिंग्स एक से बढ़कर एक, उसको अहमदाबाद के साबरमती जेल में रखा जाता है। नोट करिए, अप्रैल 2023। अब दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि गुजरात की पुलिस आई और दिल्ली से एक ड्रग्स के केस में लॉरेंस को ले गई। लॉरेंस से दिल्ली में पूछताछ भी हो सकती थी, उसको रिमांड पर ले जाकर कोर्ट में प्रोड्यूस करा के वापस भी लाया जा सकता था। और जो एजेंसियां दिल्ली में केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो मना भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल
अगर गुजरात ले गए लॉरेंस को, लॉरेंस गुजरात चला गया, अहमदाबाद चला गया, गुजरात में बार बार अंडरलाइन नहीं करना चाहता, अगर ले गए तो सवाल इस बात का है कि ले जाना कानूनी तौर पर गलत नहीं है, ले जा सकते हैं। अगर आपने कोई केस रजिस्टर कर लिया आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर ले गए थे तो फिर साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग को चला कैसे रहा था, ऑपरेट कैसे कर रहा था, किसने ऑपरेट करने दिया? वो कौन सी ताकत थी जो साबरमती सेंट्रल जेल में लॉरेंस बिश्नोई को ऑपरेट करने दे रही थी, अपने गैंग को? और सच्चाई ये है कि फोन भी कर रहा था, वीडियो कॉल्स भी हो रहे, बहुत कुछ हो रहा था। हालांकि इसके प्रमाण तो जांच के बाद ही पता लगेंगे। ये तो गुजरात पुलिस को सफाई देनी पड़ेगी कि क्या फोन इस्तेमाल किया जा रहा था, और क्या इस हत्या में, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, उसमें साबरमती जेल से सारा खेल रचा गया। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। अब दोस्तों सवाल ये भी है कि तिहाड़, दिल्ली के तिहाड़ जेल में ज़्यादा आज़ादी थी बिश्नोई के पास, या फिर गुजरात जेल में ज़्यादा आज़ादी थी, या इससे पहले जिन जेलों में बंद था वहाँ ज़्यादा आज़ादी थी? आज़ादी का जो स्केल था वो दिल्ली में ज़्यादा था या साबरमती में ज़्यादा था? क्राइम कहाँ से मॉनिटर किया जा रहा था, कहाँ से अपना गैंग चला रहा था आसानी से, तिहाड़ से या साबरमती से? ये जांच का विषय आप पर छोड़ता हूँ इसको समझने के लिए। लेकिन आज दो खास मेहमान हैं, दोनों ही मेहमान मुझे लगता है कि आज एक्सपर्ट हैं, रियल एक्सपर्ट हैं। आज हमारे साथ अविनाश धर्माधिकारी होंगे, मुंबई के टॉप कॉप। एक समय में बाला साहब ठाकरे की सिक्योरिटी संभालते थे मुंबई पुलिस की तरफ से। उसके बाद बॉलीवुड में जब हमले होने लगे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के, तो कई बार उन्होंने कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस की जान बचाई। माधुरी दीक्षित उनमें से एक हैं, कई फिल्म डायरेक्टर्स की जान बचाई। सलमान खान या शाहरुख खान, इनको जो भी थ्रेट्स मिली उसकी तह में घुसे हैं अविनाश धर्माधिकारी। एनकाउंटर्स भी किए हैं और जांचें भी करी हैं और अंडरवर्ल्ड को अच्छी तरह जानते हैं। वो आपके साथ होंगे। कई मैं सवाल उनसे पूछने जा रहा हूँ कि ये जो शूटर्स हैं इनका कनेक्शन क्या है लॉरेंस से। मैं ये भी पूछूंगा कि अगर सही वक्त पर मुंबई पुलिस Y+ कैटेगरी दे देती तो क्या बाबा जिंदा होते, बाबा सिद्दीकी? ये भी पूछूंगा मैं उनसे, अविनाश से। हमारे साथ एक और भी मैं कहूँगा एक नायब शख्सियत आज जुड़ रही हैं, जितेंद्र दीक्षित साहब। मेरे साथ उन्होंने काम किया आज तक में, उसके बाद वो स्टार न्यूज़ चले गए, बाद में स्टार न्यूज़ ABP हो गया। तकरीबन 24-25 बरसों से जितेंद्र दीक्षित अंडरवर्ल्ड की तह में गए, फाइनेस्ट अंडरवर्ल्ड रिपोर्टर। वो आपके साथ होंगे और उनसे जो मैं सवाल पूछूंगा, बहुत कुछ पूछूंगा आज, कि ये ईमेल का जो थ्रेट था किसने दिया था, और पुलिस ने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? क्या ये फाइल डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के ऑफिस के बीच में नाचती रही, या शिंदे के टेबल पे गई, या वहाँ से रिपोर्ट IB को गई, फिर IB से जो है कैटेगरी नहीं? क्या है, व्हाट इज़ द सीन बिहाइंड? क्योंकि जितेंद्र दीक्षित की कई अधिकारियों से बात हुई है, स्पेशल पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, और भी कई पुलिस के अधिकारी जो इस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं उनसे बात हुई है। उनसे भी आज बात होगी, कई खुलासे होंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और सवाल सिर्फ एक है कि क्या ये पॉलिटिकल किलिंग है, नंबर 1, और अगर इसके पीछे बिश्नोई गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई है, तो फिर क्या उसके पीछे किसी और का हाथ है, या ये बात सिर्फ सलमान खान तक है, या ये बात सलमान खान से आगे जा रही है, आगे निकल रही है? मकसद क्या है? अंडरवर्ल्ड पर काबिज होना, जो वैक्यूम इस वक्त दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जिनकी कमर टूट गई है, उस वैक्यूम को भरने के लिए, उस जगह को पाने की कोशिश है, जिसमें कुछ ताकतवर लोग भी हैं। कौन लोग हैं वो? बात करेंगे अविनाश धर्माधिकारी से और जितेंद्र दीक्षित, दो एक्सपर्ट। बड़ी खबर, हु इज बिहाइंड लॉरेंस बिश्नोई, पूछेंगे। लेकिन पहला जो मेरा सवाल है वो जितेंद्र दीक्षित से। जितेंद्र, आप मुंबई में हैं और मैं कहूंगा कि दसियों साल से इस अंडरवर्ल्ड को देख रहे हैं, कभी स्टार न्यूज में, कभी आज तक में। ये जो बाबा सिद्दीकी का जो ये मर्डर हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे अब तक की जो जांच है, क्या लॉरेंस बिश्नोई है, या आपको लगता है कि डी कंपनी भी हो सकती है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है, या आप मुतमईन हैं कि लॉरेंस का ही एक गेम है ये?
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आखिर बाबा सिद्दीकी को निशाना क्यों बनाया? देखिए, मुंबई अंडरवर्ल्ड को आपने भी फॉलो किया और आप ये बात जानते होंगे कि कई बार अगर कोई गिरोह किसी बड़े आदमी को टारगेट करना चाहता है और वो अगर उसकी पहुंच से बाहर है या फिर उसको काफी बड़ी पुलिस सुरक्षा मिली हुई है, तो वो क्या करता है, वो उसके किसी जान पहचान वाले को, उसके करीबी शख्स को, उसके परिवार के किसी सदस्य को मार देता है। मैं कुछ मिसालें दे दूं, जैसे कि जो दाऊद का बहनोई था, इब्राहिम पारकर, हसीना पारकर का पति, वो गैंगवार के चलते अरुण गौली गैंग ने उसकी हत्या करवा दी। अरुण गौली के भाई पापा गौली की हत्या हो गई। उसी तरह से दाऊद के भाई साबिर की हत्या करवा दी पठान गैंग ने। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर सीधे उस आदमी को नहीं मारता है कोई गिरोह, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों को, उसके करीबी लोगों को, यार दोस्तों को निशाना बनाता है। अब यहां पर जहां तक बाबा सिद्दीकी का सवाल है, तो बाबा सिद्दीकी को निशाना इसलिए बनाया गया, ये फिलहाल हाइपोथेसिस, एक थियरी है, क्योंकि सलमान खान निशाने पर था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। 3 बार अटेम्प्ट भी किया, एक बार शूटर काफी करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन हत्या नहीं हो पाई। फिर उसके बाद उसको डराने के लिए उसके घर के बाहर फायरिंग की गई। फिर पुलिस ने उसको बड़े पैमाने पर सुरक्षा दे दी। अब सलमान खान तो लॉरेंस बिश्नोई की पहुंच से बाहर हो गया, लेकिन बाबा सिद्दीकी काफी आइडेंटिफाई किए जा रहे थे सलमान खान के साथ में। बाबा सिद्दीकी कई बार सार्वजनिक तौर पर सलमान खान के साथ दिखे, यहां तक कि 2013 की वो इफ्तार पार्टी का अब बार बार जिक्र हो रहा है, जहां पर उन्होंने शाहरुख और सलमान की फिर से सुलह करवा दी थी। इन दोनों के बीच में 5-6 सालों से कोल्ड वॉर चल रहा था और उस इफ्तार पार्टी में इन्होंने दोनों को गले मिलवाया था। सलमान खान ने जब अक्टूबर 2002 में कार एक्सीडेंट किया था, तड़के वो एक्सीडेंट हुआ था, वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी, इसलिए मैंने काफी बारीकी से उसको फॉलो किया। उसके बाद 7-8 घंटे तक सलमान खान गायब थे और सवाल उठाया जा रहा था कि क्या सलमान खान फरार हो गए, क्या पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है, सलमान खान को पकड़ क्यों नहीं पाया जा रहा है जी। तब ये पता चला कि उस 7-8 घंटों के दौरान सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पे छुपे बैठे थे। बाबा सिद्दीकी ने उन्हें छुपाया था। फिर वहीं पर बाबा सिद्दीकी ने उनको लॉयर भी दिलवाया। जो वारिस पठान, जो बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक बने, वो उन्होंने उनको बाद में दोपहर को पेश किया पुलिस थाने में और 950 रुपए की जमानत हुई। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि सलमान खान को चूंकि टारगेट नहीं कर पाए, लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह टारगेट नहीं कर पाए, इसके लिए बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया, ये एक कारण है। जी, आप कह रहे हैं कि सलमान खान टारगेट थे और ये पुरानी अदावत है बिश्नोई की। सलमान खान को क्योंकि छुपा लिया था बाबा सिद्दीकी ने। बाबा सिद्दीकी 3 बार के विधायक थे उसी एरिया के जहां सलमान साहब का घर है, और इस वजह से सलमान को जब टॉप सिक्योरिटी मिल गई, कमांडोज मिल गए, स्टेट सिक्योरिटी मिल गई, तो सलमान कहीं ना कहीं एक बहुत ही महफूज, बहुत ही सुरक्षित, सिक्योर थे। तो उनको लगा कि अब इजी टारगेट बाबा सिद्दीकी हो सकते हैं। तो ये मैसेज सलमान खान को है, ये मैसेज सलीम खान की फैमिली को है, ये अरबाज खान को है, सोहेल खान को है। मैं अविनाश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एक चीज मैं जानना चाहता हूं। अगर आपकी कमिश्नर पुलिस से बात हुई हो, अगर आपकी स्पेशल कमिश्नर मुंबई से बात हुई हो, या क्राइम के डीसीपी से बात हुई हो, क्या 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी मिली थी? और धमकी मिलने के बाद जो देवेंद्र फडणवीस हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन्होंने कहा था कि हम इनको Y+ कैटेगरी देंगे, यानी इनकी सिक्योरिटी को हम अपग्रेड करेंगे। क्या कोई धमकी दी गई थी? धमकी किसने दी थी? और क्या ये बात मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार के संज्ञान में है, मिस्टर दीक्षित? दीपक जी, जो ये अब मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं, अभी तक ये आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन जो मुझे सूत्रों से पता चला है वो ये है कि अब से करीब 15 दिनों पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी आई थी। ये शायद उनके ऑफिस में ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई थी और इसमें काफी गाली गलौज की गई थी और ये भी कहा गया था कि ज्यादा उससे दोस्ती मत कर। ये इशारों में कहा गया था कि सलमान खान से अगर दोस्ती रखोगे तो भारी पड़ सकता है। इस टाइप की कुछ जो एग्जैक्ट मेरे पास वर्बेटम अभी नहीं है, लेकिन एक धमकी आई थी। इस धमकी की आधिकारिक तौर पर बाबा सिद्दीकी ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। इस बात का जिक्र जो है, आज जो मुंबई पुलिस और क्राइम रिपोर्टर्स का एक ज्वाइंट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें स्पेशल कमिश्नर देवेन भारती ने बात कही है कि हमारे पास में कोई शिकायत नहीं आई थी कि बाबा सिद्दीकी को धमकी दी गई। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि बाबा सिद्दीकी ने इस बात की जानकारी अजीत पवार को दे दी, अपने पार्टी के मुखिया को दी।
अजीत पवार ने इसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस से किया, फिर देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाए और उसकी कागजी कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो कहीं डीजी ऑफिस से अभी पूरी होनी बाकी थी और उसकी पूरी होने के बाद एमएचए के पास जाती और फिर उसके बाद इनको ये पूरी सिक्योरिटी दी जाती, लेकिन इसी दौरान ये कांड हो गया। जी जी जी, मैं अविनाश जी के पास आ रहा हूँ। अविनाश जी, आप मुंबई पुलिस में आपने तमाम शूटआउट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, एनकाउंटर किए, क्राइम ब्रांच में रहे, एक बहुत ही आपका एक मैं कहूँगा एक बहुत हाई प्रोफाइल है, हालांकि आप लो प्रोफाइल रहते हैं। तो मुंबई पुलिस कैसे अंडरवर्ल्ड से भिड़ी? दाऊद इब्राहिम से आप टकराए, छोटा राजन से टकराए, तमाम लोगों से आप टकराए। ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये जो आजकल के लड़के हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पढ़े हैं, एलएलबी भी हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं जेल से और AK-96 जैसे गन रखते हैं या फिर जिग्ना जैसी पिस्टल रखते हैं। 7-8 लाख रुपए की पिस्टल है साहब, ये पिस्टल बांट देते हैं रेवड़ी की तरह, शूट आउट कराते हैं। ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, क्या आपको लगता है कि ये जो आपके मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो गैंग थे, ये उस लेवल पर है या ये किसी और लेवल पर है? कुल मिलाकर कितना खतरनाक गैंग आपको लॉरेंस बिश्नोई का लगता है? नॉर्मल जो दाऊद गैंग और बाकी गैंग थे, उनके मुखिया आउट ऑफ इंडिया थे, और जो मुखिया थे दाऊद गैंग और छोटा राजन गैंग के, जब वो चलाते थे तो आउट ऑफ इंडिया रहते थे, तो वो अपने आप को महफूज समझते थे। और दूसरी बात ऐसा है कि उनको यहाँ पे लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स लेके वो लोग अंडरवर्ल्ड चलाते थे। लेकिन लॉरेंस जैसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, वैसा गैंगस्टर्स और उनके काम करने का तरीका भी डेवलप हो रहा है। तो उन्होंने अभी पुलिस से थोड़ा आगे रहने के हिसाब से नया टेक्नोलॉजी, जैसा आपने बोला कि वो स्काइप का और इसका इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके पास वेपन्स भी काफी सोफिस्टिकेट आ रहे हैं। तो ये नेचुरली डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई डेफिनेटली बड़ा गैंग है और उसके पास शूटर्स भी काफी ज्यादा पैमाने पे उपलब्ध है, ऐसा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हर गेम में उसने नए लोगों को इस्तेमाल किया हुआ है। एक ही नॉर्मली कैसा रहता है, एक गैंगस्टर एक ग्रुप को तैयार करता है। समझो रवि पुजारी ने जैसा मजीद मेमन का ऊपर फायरिंग करवाया था, तो उस वक्त उसने जो ग्रुप तैयार किया था वही ग्रुप से 2-3 छोटे मोटे काम करवाए थे। तो उनको जब वो पकड़े जाते तो फिर दूसरा ग्रुप को तैयार किया जाता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा देखा जाए कि एक गेम के बाद वही उसको रिपीट नहीं करता है। उसकी वजह से तो पुलिस को नेचुरली इसमें तो पुलिस ने मुंबई पुलिस ने काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया है और 2 लोगों को पकड़ा भी है। बड़ी बात अविनाश जी, शार्प शूटर मुंबई पुलिस के, और मैं कह सकता हूं कि अब तक 56 जैसी फिल्मों के एक नायक ये भी छुपे हुए रहे हैं हमेशा से, हालांकि बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, पब्लिसिटी अविनाश जी उससे दूर रहते हैं। हालांकि खतरनाक पुलिस वाले आप हैं, ट्रिगर हैप्पी पुलिस वाले आप रहे। एक चीज इन्होंने बड़ी कही अविनाश जी ने, इन्होंने कहा कि जो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, जो बुनियादी फर्क है वो ये है, लॉरेंस एक कांड के बाद अपने शूटर बदल देता है, नए चेहरे ले आता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। LLB है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी बोल लेता है, पाकिस्तान भी फोन मिला लेता है, इधर भी मिला लेता है, और हमेशा गैंगस्टर्स को एक बार कांड करने के बाद बदलता रहता है। यानी सलमान खान के बंगले पर जो फायरिंग हुई उसमें कोई और है, बाबा सिद्दीकी पे गोली चली तो कोई और है, तीसरा कांड है तो कोई और है, अतीक अहमद को जब कस्टडी में गोली मारी गई तो वहां जो 2 लड़के थे उन्होंने कहा साहब हम भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हैं बिश्नोई से। मूसेवाला की अगर हत्या हुई तो उसमें कोई और है। ये जो बार बार शूटर्स को बदलना, ये उसकी ताकत है, ये बता रहे हैं। जितेंद्र भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर लॉरेंस बार बार धमकी दे रहा है, सलमान खान के घर पे गोली चला रहा है और गैंग ऑफ वासेपुर को सच में बदल रहा है कि कहकर मारेंगे, अगर इस तरह का कर रहा है तो क्या आपको लैप्स लगती है, कहीं ना कहीं आपको ढिलाई लगती है कि भाई जब बाबा सिद्दीकी को धमकी दे दी, उसने कह दिया कि जरा इससे दूर रहे, सलमान से दूर रहे, अगर इस तरह की धमकी दे दी थी तो फिर इमीडिएटली सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए थी? या बाबा सिद्दीकी भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा भाई हम पॉपुलर नेता हैं, हमें हर कोई चाहता है, बार बार हमको वोट करके जिता रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस था या मारने वाले बहुत दिलेर थे, बहुत कुख्यात थे? क्या लगता है आपको, लैप्स है ये, लैप्स है? क्या बाबा सिद्दीकी को बचाया जा सकता था?
कि बाबा सिद्दीकी को बचाया उस सूरत में जा सकता था जब धमकी के तुरंत बाद धमकी को गंभीरता से लेते हुए इमीडिएटली उनकी सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी जाती। लेकिन शुरुआत में जब ये धमकी आई तो उसके बाद 1-2 दिन तक तो जो मुझे जानकारी मिली कि ये माना गया कि देखिए बड़े नेता हैं तो इलाके में कई सारे, क्योंकि उनके लोकल भी कई सारे झगड़े थे। कल कई रिपोर्टर जब जिस जगह पर उनकी हत्या हुई वहां पर गए थे रिपोर्टिंग करने, तो आसपास के लोगों ने अपने वॉक्स पॉप में बताया कि और भी कई एसआरए के मैटर थे, कुछ जमीन से जुड़े हुए मसले थे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी रियल एस्टेट में भी थे, रियल एस्टेट के कारोबार में भी थे, तो उससे जुड़े हुए कुछ झंझट भी थे उनके। तो उस कारण से भी जो है उनको धमकाया जा सकता था या उनको टारगेट किया जा सकता था। तो ये सारी बातें भी हो रही थी। तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि शायद इसी चक्कर में किसी ने धमकाया है, लेकिन बाद में उनको भी लगा कि मामला गंभीर हो सकता है और फिर उन्होंने इसका जिक्र अजीत पवार से किया। लेकिन ये जो सरकारी प्रक्रिया है, इस वीडियो के पहले हमारी और आपकी बात हो रही थी कि किस तरह से एमएचए तक से अप्रूवल लेना पड़ता है, एमएचए तक को इत्तला करना पड़ता है जब किसी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है। गोली चली, जितेंद्र समझ गए, मैं आप कह रहे हैं कि भाई सरकारी फाइलों पर जो है काम चलता रहा, कोई दस्तखत कर रहा है फिर आगे भेज रहा है, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल जारी, और इस चक्कर में बाबा सिद्दीकी पर हमला हो गया और फाइल चलती रही सरकार की गति से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या लैप्सेस हुए हैं, नंबर 1, और नंबर 2, जिस वक्त इन लड़कों ने भीड़ में घुसकर गोली मारी उस वक्त कितनी पुलिस थी बाबा सिद्दीकी के साथ? जी, पहले सवाल का जवाब, लैप्सेस हुए हैं थ्रेट परसेप्शन में, उनका आकलन करने में कि उनको कितना खतरा है, उस बात में लैप्स हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जब वहां पर उनको गोली मारी गई तो उस वक्त उनका अपना पुलिस का सिक्योरिटी कर्मी जो है एक ही था, लेकिन आसपास, चूंकि कल देवी का विसर्जन भी था, दशहरे का भी दिन था, इसलिए सड़क पर पुलिस की प्रेजेंस काफी थी। और यही वजह है कि 2 लोग जो है तुरंत पकड़े भी गए, पब्लिक ने उनको दौड़ाया और फिर जो सड़क पर पुलिस मौजूद थी वहां पर उन्होंने उन दोनों लोगों को पकड़ लिया। तो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जहां तक बाबा सिद्दीकी के पर्सनल सिक्योरिटी का सवाल है तो सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी था। यहां पर मुझे लगता है कि अविनाश जी थोड़ा और इलेबोरेट कर पाएंगे, क्योंकि अविनाश जी जो है वो प्रोटेक्शन ब्रांच में भी रह चुके हैं, बाला साहेब ठाकरे की सिक्योरिटी में भी अविनाश जी जो है 1980 के दशक के अंत में अविनाश जी उनकी सिक्योरिटी में थे, तो शायद मुझे लगता है कि वो थोड़ा और प्रकाश डाल पाएंगे अविनाश जी इस पर। अविनाश जी, बड़ा मौजूद सवाल है। आप क्योंकि बाला साहब ठाकरे की टीम में थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे और प्रोटेक्शन ब्रांच में आप थे, क्राइम ब्रांच में भी थे, क्या एक सिपाही, अगर एक लॉरेंस बिश्नोई जैसा टॉप गैंगस्टर आज की तारीख में जिसने हिंदुस्तान को हिला रखा है, मूसेवाले की हत्या कर दी, उसके बाद लोग कहते हैं कि साहब अतीक अहमद वाले में भी वो था, एक जीवा करके गैंगस्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, भरी कोर्ट में गोलियां चला दी, मार दिया उसको, जीवा को। तो इतने डेयरिंग बाबा सिद्दीकी को मार दिया। आपको लगता है कि एक सिपाही की जगह अगर 4-5 सिपाही होते, स्टेनगन और AK-47 होती, तो ये हिम्मत ना कर पाते, जैसे सलमान खान पर हिम्मत नहीं कर पा रहे? क्या सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए थी अविनाश जी? बाबा सिद्दीकी को तो थ्रेटनिंग कॉल आया था, उसके बारे में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, एक ऑफिशियल कंप्लेंट करना चाहिए था, उसमें इमीडिएट एक्शन होके उनको उनकी जो सिक्योरिटी वो इनहांस किया जाता था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उसकी वजह से पुलिस तक वो बात नहीं पहुंची। जब ऊपर से आई बात तो कभी कभी क्या हो जाता है, पॉलिटिशियन अपने शो के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ाने को बोलते हैं। तो ये कितना थ्रेट परसेप्शन था, रियलिटी में कितना थ्रेट था, ये पुलिस तक बात पहुंची नहीं थी। तो उसकी वजह से उनको जो सिक्योरिटी देना चाहिए था इमीडिएटली, वो हो नहीं सका। अगर वो खुद होके अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिलते और उनसे पर्सनली जाके मिलके बात करते तो शायद इमीडिएटली सिक्योरिटी दिया जाता था, क्योंकि थ्रेटनिंग बिश्नोई से हुआ था, तो उसकी सीरियसनेस सबको मालूम है कितना लेना चाहिए उसका। और सेकंड थिंग बात, 1 पुलिस, 2 पुलिस, 3 पुलिस, जितने भी पुलिस रहेंगे, अभी तक का हिस्ट्री यूएसए से लेके सब जगह पे कितने भी प्रोटेक्टेड आदमी रहा, तो भी अगर मारना है किसी को, एक्सेलेंट को अटैक ही करना है तो डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर 24/7 एक मिनट के लिए अलर्ट नहीं रहता। आप बाला साहब ठाकरे की सिक्योरिटी में थे और हमारा सौभाग्य कि आपसे बात कर रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट पुलिस ऑफिसर से। बाला साहब ठाकरे के सिक्योरिटी में कितने लोग थे? 5-6 लोग थे, 10 लोग थे, कितने थे टोटल? नहीं, उनकी सिक्योरिटी, उनको Z+ सिक्योरिटी थी, उनको Z+, एक Z+ थी, उनके पास एक पायलट वैन थी, 2 ऑफिसर थे और कम से कम 8 से 10 कांस्टेबल थे कार्बाइन के साथ में, AK-47 के साथ में। साथ ही साथ उनके रेसिडेंस पे भी एक ACP लेवल का ऑफिसर, कैंप ऑफिसर करके था,
और 50 से 60 कांस्टेबल्स आसपास में 24/7 रहते थे। उनको थ्रेट परसेप्शन भी वैसा था। नहीं तो बाला साहब ठाकरे के साथ कम से कम 50 पुलिस वाले थे, ज्यादा थे? हाँ, टोटल सिक्योरिटी में ज्यादा थे, उससे भी ज्यादा थे। अच्छा, जेड के बाद जेड प्लस के बाद जेड होती है और उसके बाद शायद एक्स है, फिर वाई है। वाई कैटेगरी में कितने पुलिस वाले होते हैं अंदाजा? वाई कैटेगरी में 24/7 2 कांस्टेबल्स रहते हैं उसमें, और वाई प्लस में वाई में 1 कांस्टेबल रहता है, वाई प्लस में 2 कांस्टेबल्स रहते हैं साथ में। एक उसमें से एक रहता है वो विद वेपन रहता है, तो उसकी वजह से वेपन रहने की वजह से जो अटैकर रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है अगर अटैक करने का भाई रहा तो भी। लेकिन इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। बांद्रा में मेरे ख्याल से बीजेपी के एक एमएलए थे, उनका जब मर्डर हो गया था, एक रामदास नायक का रामदास नायक जी का जो मर्डर हो गया था, तो उनके पास एक कार्बाइन वाला ये था, कांस्टेबल था, उसको उन्होंने पहले ही दबोच लिया था एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट भी ज्यादा थे और जाते जाते उसको भी मार के चले गए थे। तो ये सिक्योरिटी परसेप्शन ऐसा रहता है कि अपने को 24 आवर्स। एक और सवाल फिर मैं जितेंद्र के पास आ रहा हूँ। मैं थोड़ा बॉलीवुड पे भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या लॉरेंस अगर सलमान खान को टारगेट कर रहे हैं, सलमान खान को छुपना पड़ रहा है बाबा सिद्दीकी के यहाँ, सिक्योरिटी में चलना, अगर आपने कहीं ना कहीं एक इतने बड़े स्टार को नजरबंद कर दिया तो क्या आप बॉलीवुड पर आप काबिज होने जा रहे? बॉलीवुड तो हिला दिया। ये मैं पूछूंगा जितेंद्र दीक्षित से, लेकिन एक सवाल मैं अविनाश जी से पहले कर लूं। अविनाश जी, ये जो शूटर हैं, इन शूटर को बढ़िया पिस्टल दी, महंगी पिस्तौल दी गई। इनकी हैसियत नहीं थी कि 6-7 लाख रुपए की पिस्तौल अपने साथ रख लें, और ये भीड़ के अंदर घुसे, भीड़ के अंदर घुसकर गोली चलाना, यानी 99% पकड़े जाने का डर है। तो ये माइंडसेट क्या है साहब? ये फिदाइन जैसा माइंडसेट है? किस तरह का ब्रेन वॉशिंग है कि भीड़ के अंदर घुस के गोली मार रहा है साहब? इतना दिलेर तो हमने भी नहीं देखा। दाऊद के आदमी भी छुपते छुपाते आते थे। इसको आप कैसे ले रहे हैं कि भीड़ है और भीड़ के अंदर जाके गोली मार देना और फिर पकड़े गए जैसा कि होना था? ये मोटिवेशन क्या है? ये टेररिस्ट टाइप का मोटिवेशन है? ये मैं आपको पहले बताता हूँ बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड के ऊपर अभी से नहीं, बहुत पहले से अटैक हो रहा था। जैसे माधुरी दीक्षित को हमने काफी प्रोटेक्ट किया था, राजकुमार संतोषी जी को अटैक बचाया। अच्छा, माधुरी दीक्षित को आपने प्रोटेक्ट किया? वो दोनों ऑपरेशन में मैं था, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था उसका। तो दीपक भाई, अविनाश जी से ये माधुरी दीक्षित वाला किस्सा जरूर सुनिए। इन्होंने माधुरी दीक्षित की जान बचाई थी। अनीस इब्राहिम ने माधुरी दीक्षित को बुलाया था, माधुरी दीक्षित ने जाने से मना कर दिया था। उसके बाद माधुरी दीक्षित को मारने के लिए शूटर भेजे गए थे। अविनाश धर्माधिकारी जी ने उनकी जान बचाई थी, और माधुरी दीक्षित अविनाश धर्माधिकारी के कॉलेज से पढ़ी है। ये किस्सा इनसे जरूर सुनिए आज। अच्छा, ओहो, कॉलेज की पढ़ी हुई है अविनाश जी की माधुरी दीक्षित? क्लासमेट थे मेरे वो। ओके। आजकल बातचीत होती है? नहीं बातचीत नहीं। अब नहीं तो होती। मेरा तो मेरा कहना ऐसा है कि हमने जब अभी जैसे राजकुमार संतोषी, उनको तो अभी तक मालूम नहीं कि उनकी जान किसने बचाई करके। हम काफी लोगों की जान बचाते हैं। अभी ये जो शूटर्स की आपकी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, जो न्यूज में चल रहा है, ये इसमें से एक शूटर पंजाब के जेल में था, तब जाके उसकी पहचान हुई थी। कम से कम ये 1 साल पहले की बात रहेगी। तो 1 साल से वो ये शूटर्स को नर्चर कर रहा था, उनको घर पे उनके ध्यान दे रहा था, उनके लिए जो भी पैसा लगता है ये रहता है। और सेकंड थिंग उसका है, ये शूटर लोगों में वैसा भी वो मोटिवेशन है, तो वो ब्रेन वॉश तो वो करता ही है, तभी तो इस्तेमाल कर रहा है। सेकंड थिंग, उनको डर इसलिए नहीं लगता कि उनको मारने वाला, जिस व्यक्ति को मारना है, वो व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, उसका यहाँ पे क्या वजूद है, वो मालूम नहीं रहता है। उनको सिर्फ एक फोटो दिखाया जाता है और यहाँ पे जाके ये फलान को मार, या फिर यहाँ पे कोई उनका लोकल लियाजन आदमी रहता है जो उसको बताता है ये फलान आदमी को मार। वो आदमी की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है वो उनको मालूम नहीं रहती, इसीलिए वो डेयरिंग करते हैं। जैसा जेडे के मर्डर में हो गया था। अविनाश जी, अब ये भी बता ही दीजिए, अमूमन कितना पैसा दिया जाता है एक सुपारी किलिंग पे, अगर टारगेट बड़ा हाई है? हमने देखा हुआ है, बाबू सालेम ने 5,000 देके भी मर्डर करवाए। अबू 5,000 रुपए मर्डर करवाए थे 5,000 में, यूपी से शूटर को 5,000 रुपए में तो हवाई जहाज का टिकट नहीं है लखनऊ से मुंबई तक। हमने देखा हुआ है, उस एक दौर है जहाँ पे 5,000 देके अबू सालेम ने मर्डर करवाए। वो शूटर्स को मालूम भी नहीं था, ये पागल लोग रहते हैं, इनको ध्यान भी नहीं था अपना क्या जिंदगी किसका मर्डर कराया था? बस शौक।
और वो भी वो गैंगस्टर का याद नहीं मेरे को, राइवल गैंगस्टर अच्छा। का था वो, वाकोला में उसने मर्डर किया। एक चीज और करके जानना था, चाह रही हूँ, पूरा क्योंकि नाम आप मालूम बॉलीवुड को आपने प्रोटेक्ट किया, कई फिल्म डायरेक्टर्स को आपने प्रोटेक्ट किया, क्या शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, इन सबको भी खतरा है आपको लगता है? इनको भी खतरा है, क्योंकि अब तो खुलेआम लॉरेंस ने कह दिया कि जो सलमान के साथ रहेगा उसको मारेंगे। उनको खतरा ये हिसाब से तो नहीं, वो इतना डेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि बस इतने इतने क्योंकि सलमान खान और ये संजय दत्त वगैरह काफी बड़ी फेमिलियर फेसेस है, तो एक्सेलेंट को भी मालूम रहता है कौन किससे मारा है, उनके साथ प्रोटेक्शन भी है, तो इतना डेयरिंग नहीं करेगा वो यहाँ पे। सेकंड थिंग कैसा कि जेल के अंदर है, तो उसकी औकात भी उतनी ही है, जहां तक उसकी कैपेसिटी है वहीं तक है उसकी, तो इससे ज्यादा नहीं जा सकता है वो। यहाँ पे जो एसएलेंट आए थे, ये एसएलेंट को डेफिनेटली मालूम नहीं रहेगा कि किसको मारने वाले करके। जैसा एडवोकेट मजीद मेमन का भी था, तो उनको मालूम भी नहीं था कि एडवोकेट मजीद मेमन के ऊपर अपने फायरिंग करना है, तो वो एडवोकेट मतलब आप ये कह रहे हैं फायरिंग नहीं करते कि लॉरेंस सिर्फ फोटो दिखाता है, पता बताता है, रेकी करवाता है, ये नहीं बताता है कि इस आदमी का प्रोफाइल क्या है, ये एमएलए है, ये मंत्री रहा है, ये बहुत बड़ा बिल्डर, ये नहीं बताता है, सिर्फ शक्ल पहचानी शिनाख्त कराई वैसा ही हुआ था। ओके ओके, मैं जितेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। जितेंद्र भाई, आपने तो इतने एनकाउंटर, वो चाहे दया नायक हो, चाहे वो प्रदीप शर्मा रहे हो, दाऊद इब्राहिम गैंग और छोटा राजन गैंग, किसी को आपने मतलब छोड़ा नहीं, किताबें लिख दी आपने तमाम। ये बताइए, आज की ये जो कल की जो घटना है, बाबा सिद्दीकी जो एक तरफ बॉलीवुड के साथ हैं, एक तरफ वो खुद पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर हैं, क्रिकेटर्स हों, सचिन तेंदुलकर हों, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, उनसे भी दोस्ती है, बॉलीवुड के जो नेता हैं वो तो मतलब आप सोचिए तांता लगा रहता है बॉलीवुड के जितने नेता, क्योंकि वो जिस जगह से, बांद्रा से वो विधायक थे, वहीं पर ज्यादातर फिल्म स्टार रहते। क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या करके लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में बॉलीवुड भी आ सकता है? क्योंकि अब तो सब डरेंगे, अगर लॉरेंस का फोन पहुंचा तो बड़े बड़ों की हवा तो टाइट हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये आदमी बॉलीवुड की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा डेंट दिया इस आदमी ने, बाबा सिद्दीकी को मार के, और सलमान खान को बार बार चैलेंज कर रहा है? दीपक भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अविनाश जी भी मुझसे सहमत होंगे कि अंडरवर्ल्ड गैंग्स की यही मोडस ऑपरेंडी रही है कि एक को मारो और 100 को डराओ। अगर वो एक किसी बड़े शख्स की हत्या कर देते हैं तो बाकी लोग अपने आप डर जाते हैं और फिर उनसे एक्सटॉर्शन करना जो है आसान हो जाता है। आप देखिए कि 90 के दशक में किस तरह से कई बड़ी फिल्मी हस्तियों को निशाना बनाया गया। अजीत तिवारी मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी थे, उनको मारा गया, गुलशन कुमार को मारा गया, मुकेश दुग्गल को मारा गया, और दर्जनों फिल्मी हस्तियों को मारा गया था, कईयों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स किए गए थे। और होता यह है कि अगर एक की हत्या हो जाती है तो बाकी लोग डरकर अपने आप पैसा दे देते हैं, उनके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अंडरवर्ल्ड को। और अब यहां पर बाबा सिद्दीकी जैसे शख्स को, जिसको कि कहने के लिए भर ही सही, लेकिन पुलिस की सुरक्षा थी उनके पास में, अगर ऐसे शख्स को जाकर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर मार सकते हैं तो जाहिर तौर पर ये फिल्म जगत के लिए एक बड़ा मैसेज भी इसके जरिए गया है कि लॉरेंस बिश्नोई से बचकर रहना जरूरी है, ये खतरनाक शख्स हो सकता है। और अब ये आगे पता नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई इसको किस तरह से भुनाता है। क्या वो बाकी फिल्म स्टारों को एक्सटॉर्ट करने के लिए अब इस कांड के बाद में उनको फोन करता है, उनसे एक्सटॉर्शन की कोशिश करता है? जब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि क्या इसको इस प्रकार से भुनाने की कोशिश करने वाला है लॉरेंस बिश्नोई। जी अविनाश जी, अंतिम सवाल, फिर लास्ट कमेंट एक लूंगा आपसे। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती जेल में है। साबरमती जेल गुजरात में आता है और वहां पर वो है, वहां बीजेपी की सरकार है। जहां से आप हैं इस वक्त रूबरू मुझसे हो रहे हैं, मुंबई से, वहां भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह की हत्या करी, जिससे बॉलीवुड दहल गया, मुंबई जो कमर्शियल कैपिटल है हिंदुस्तान की वो दहल गई, राजनीति दहल गई, आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं बीजेपी पे प्रेशर है और लॉरेंस बिश्नोई के लिए क्या आपको लगता है कि जल्दी हिसाब किताब होगा? मेरे ख्याल से उसने थोड़ा सा ज्यादा ही डेयरिंग कर लिया इस टाइम, इसका परिणाम उसको जल्दी भुगतना पड़ेगा, ये तो एक्सपेक्टेड है। अभी कितने टाइम में भुगतना पड़ेगा कैसा, ये क्वेश्चन है, टाइम की बात है। और सेकंड थिंग, ये मर्डर का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग देखो, अब इलेक्शन से जस्ट अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, उससे पहला हुआ है, तो इसके रिपरकेशन तो काफी आएंगे। जैसा आपने कहा बॉलीवुड के ऊपर, अभी इसके बाद अगर किसको फोन जाता है
जैसे अभी बाबा सिद्दीकी ने उनके फोन को इतना सीरियसली या उनके ईमेल को इतना सीरियसली नहीं लिया, नहीं तो अगर उन्होंने सीरियसली लिया होता, मतलब उनको अगर ये ऐसा इंसिडेंट किसी और के साथ में हुआ होता तो वो डेफिनेटली वो सीरियसली लेते। अभी इसके बाद जिसको भी ये धमकी देगा वो लोग तो डर के मारे इमीडिएटली उसको सीरियसली लेंगे, या तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे इमीडिएटली, जो उसकी डिमांड है वो मिलने की कोशिश पूरी करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर बड़े जो अविनाश जी, जो बड़े बड़े स्मगलर हैं, बड़े बड़े जो नंबर 2 का काम करते हैं, बिल्डर हैं मुंबई में या और तरह के काम करते हैं, ज्वेलर्स वगैरह हैं, ये जो बिल्डर है कितना पैसा इन लोगों से मांगा जाता है? क्या 100 करोड़ का भी एक्सटॉर्शन होता है? 100 करोड़, 50 करोड़? उसको आप जो हिसाब से बोल रहे हैं प्योर एक्सटॉर्शन नहीं हो सकता है। बहुत ये पहले कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो इनसे कुछ मदद लेते हैं, जैसा कोई प्लॉट वेकेंट करने के लिए, किसी और काम के लिए, और जब इनसे इंटरेक्शन हो जाता है, उनके साथ में पहचान हो जाती है, या फिर कोई फाइनेंशियल, जैसा छोटा राजन ने तो काफी बिल्डर्स के पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, तो इस तरह से ये लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो ऐसे बिल्डर्स को डेफिनेटली 100 करोड़ से आराम से एक्सटॉर्शन आता होगा, क्योंकि उन्होंने उससे उतना ये फायदा लिया होता है। प्योर 100 करोड़ का डिफिकल्ट है। ओह माय गॉड, आप कह रहे हैं कि एक एक बिल्डर 100 करोड़ दे सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है, महीना दे सकता है, यानी 10 बिल्डर पकड़ लिए तो 1000 करोड़ का टर्नओवर है महीने का। माय गॉड। जितेंद्र जी, लास्ट सब लोग देंगे ऐसा नहीं ना। जी जितेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि आपका जो शक है, ये जो 24-25 साल या इतनी आपने मेहनत करी अंडरवर्ल्ड में, अंडरवर्ल्ड की अंधी गलियों में, पुलिस वाले, कभी आप दाऊद इब्राहिम के लोगों से बात कर रहे हैं, कभी इससे बात कर रहे हैं, कभी आप मौके वारदात पे जा रहे हैं, आपका दिल क्या कहता है कि ये जो घटना है बहुत प्री प्लान्ड है? और लॉरेंस अगर है लॉरेंस, क्योंकि हमें नहीं पता, लॉरेंस ने ही क्लेम किया है और शायद मुंबई पुलिस ने आपको बताया भी है कि लॉरेंस है अभी तक, क्या आपको लगता है कि इट्स अ केस जो एक बार फिर से मुंबई में कई वारदातें हो सकती हैं? क्या अंडरवर्ल्ड के दिन वापस आपको आते हुए दिख रहे हैं, ये जो घटना हुई है, और उसका नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त देश में अगर कोई सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग उभर रहा है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड के जो पुराने गैंग थे, जो 90 के दशक में या इस सदी की शुरुआत तक जो तमाम गैंग एक्टिव थे, वो लगभग सभी के सभी खत्म हो चुके। उसके बाद जो बी कैटेगरी के गैंग थे वो भी खत्म हो चुके हैं। ए कैटेगरी के गैंग में मतलब दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली, अश्विन नायक, अबू सलेम, ये सारे गैंग जो है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इनके सरगना देखिए, डी कंपनी मैंने पहले ही आपको बताया कि किस तरह से न्यूट्रलाइज हो चुकी है। छोटा राजन जेल में है, अरुण गौली जेल में है, अश्विन नायक ने अंडरवर्ल्ड से संन्यास ले लिया है, अबू सलेम जेल में है। इसके अलावा जो बी कैटेगरी के गैंगस्टर थे जैसे रवि पुजारी या बंटी पांडे, ये लोग भी जो है पकड़ लिए गए हैं। तो वो अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है, लेकिन एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। अभी तक 2 बड़ी वारदातें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मुंबई में हुई हैं, पर फायरिंग की वारदात और दूसरी बाबा सिद्दीकी की हत्या की वारदात। लेकिन अगर और इस तरह से वारदातें आगे बढ़ती हैं या इसको वो एक्सटॉर्शन के लिए भुनाने की कोशिश करता है, तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये टी कंपनी से बड़ा चैलेंज साबित होगा मुंबई पुलिस के लिए। अविनाश जी, लास्ट कमेंट, एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा, क्या डी कंपनी से भी ज्यादा पोटेंशियल और ज्यादा लीथल और एक बड़ा चैलेंज है लॉरेंस बिश्नोई? डेफिनेटली क्योंकि जिस तरह से वेपन है, जिस तरह से उसके पास शूटर्स का संख्या है, वेपन्स है, वहाँ फायरिंग पावर है उसके पास, और सेकंड थिंग जो नए चेहरे उसके पास है वो काफी लेथल हो सकता है, क्योंकि एस्टेब्लिश चेहरे को हम लोग आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो नए छोकरे आ रहे हैं उनको बड़ी बात आपने कही, उनके खिलाफ एक्शन। अविनाश धर्माधिकारी, टॉप पुलिस ऑफिसर, बाला साहब ठाकरे की सिक्योरिटी और तमाम बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों की जान बचाने वाले, ये कह रहे हैं कि भाई बिश्नोई जो है, लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा लिखा गैंगस्टर है, हर बार शूटर बदल देता है, एक शूटर का हम पीछा करते हैं, दूसरा शूटर आ जाता है, इस तरह का वो एक गेम खेलता है। फायर पावर मतलब जो असलाह है, लेटेस्ट वेपनरी है, ऐसी वेपनरी जो पैरामिलिट्री के पास भी नहीं है बहुत से हद तक, तो वेपन फायर पावर है उसके पास माइंड है। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि कोई पॉलिटिकल एक ऐड करना चाहूंगा इसमें, एक ऐड करना चाहूंगा
बाकी के जो गैंगस्टर्स थे, उनके जो गैंगस्टर्स काम करते थे वो केवल प्योरली पैसे के लिए काम करते थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई में आप देखेंगे इसमें लॉयल्टी है, पैशन है और एक थोड़ा सा मोटिवेशन है। तो ये एंगल भी इसमें थोड़ा सा एडिशन है। ये जो मोटिवेशन है मैं दोस्तों पर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं इस पूरे स्टोरी को एक पॉलिटिकल टर्न नहीं देना चाहता। लेकिन हाँ, लॉरेंस बिश्नोई में मोटिवेशन है, लॉरेंस बिश्नोई के अंदर दिमाग है, बहुत डेरिंग दिलेर है, कुख्यात है, और आज की तारीख में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे कब्जा जमाना चाह रहा है, पूरे बॉलीवुड को हिला दिया है। सलमान खान नंबर 1 टारगेट उसका है। मैं सिर्फ एक ही ऊपर वाले से दरखास्त करूंगा, ईश्वर से दरखास्त करूंगा कि इस देश में लॉरेंस बिश्नोई जैसे को कोई बड़ा ताकतवर आदमी प्रशय ना दे रहा हो, पैट्रनेज ना दे रहा हो। क्योंकि कभी कभी मुझे शक होता है कि आदमी साबरमती जेल में क्यों रखा गया, ये किसी और स्टेट में क्यों नहीं जाता, इसको बंगाल में क्यों नहीं रखा गया, इसे केरल में क्यों नहीं रखा गया, ऐसे लोगों को काला पानी क्यों नहीं की, ऐसे लोगों की गाड़ी क्यों नहीं पलटी। तो सिर्फ ये है कि बिश्नोई की जो ताकत है आज वो दस्तक दे चुकी है मुंबई में, वो मुंबई में जहां पर कभी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे गैंग होते थे। जितेंद्र भाई आप आए, पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी, और मैं कहूँगा कि कमाल है एक ऐसे अंडरवर्ल्ड के रिपोर्टर को जो कमाल करता है अपनी रिपोर्टिंग से, और आप वाकई कमाल करते रहे। अविनाश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सलूट आपका कि आप इस प्रोग्राम में आए शॉर्ट नोटिस पर, और आपका जो जज्बा है वो देखकर आज मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है यूं ही बदनाम है, अविनाश धर्माधिकारी जैसे लोग भी हैं इस भर्ती। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।